हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन जुडिशियल वर्ड। मंथली करेंट अफेयर्स सीरीज़ में आज हम अगस्त मंथ के सारे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने बाकी सारे मंथ के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस किया है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे करेंट अफेयर्स को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। पहला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत की सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघट, जिसको कमीशन किया गया है अभी हाल ही में 30 अगस्त 2024 को। तो ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? इंडियन नेवल सबमरीन अरिघट। अगर सेकंड का नाम हमें पता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट का नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज़ INS अरिहंत। सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने अभी इसे कमीशन किया है। कमीशन करने का क्या मतलब होता है? कमीशन करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेवा में लेना। मतलब इंडियन नेवी अभी इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। पहला जो सबमरीन था INS अरिहंत, इसको 2016 में कमीशन किया गया था, और अभी जो सेकंड है अरिघट, इसको 2024 में कमीशन किया गया है। ऐसे सारे प्रोग्राम लाए जाते हैं, किस लिए लाए जाते हैं? क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी को ये बना के रखते हैं, और जो भी न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसके लिए ऐसे सारे प्रोग्राम लाए जाते हैं। अभी थर्ड जो न्यूक्लियर पावर बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका नाम है INS अरिधमन। तो हम ये तीनों नाम को याद रखेंगे। पहला जो था INS अरिहंत, सेकेंड जो अभी कमीशन किया गया है INS अरिघट, थर्ड जो आने वाला है उसका नाम है INS अरिधमन। ऑलराइट, सो सेकेंड न्यूज़ को हम देखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, द पोलरिस डाउन मिशन इज सेट टू अचीव रिमार्केबल फीट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब ये पोलरिस डाउन मिशन है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अभी रेडी है। इसका जो ये है फर्स्ट प्राइवेट मिशन ये बनेगा, जिसमें सारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे और स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। जो हाइट होगी वहाँ पे जाने की वो 700 किलोमीटर होगी, जिसकी हाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ज़्यादा होगी। सो इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट मिशन जो स्पेस में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करेगी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है न्यू स्पेसएक्स स्पेस सूट्स को टेस्ट करना। न्यू स्पेसएक्स स्पेस सूट्स को टेस्ट किया जाएगा, जिससे जो हाई रेडिएशन होती है उससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। ऑलराइट, सो इस मिशन को आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे हमारा जो अगला न्यूज़ है वो है संजीव रैना, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है ITBP एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में। ITBP का पूरा नाम क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 1987 के बैच में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बैच में संजय रैना एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन अभी इनको हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इनका जो मेन काम होगा वो क्या होगा? इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करना। मतलब वहाँ पे उसकी रक्षा करेंगे ये इम्पॉर्टेंट न्यूज इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि ये सेकंड ऐसे ऑफिसर होंगे जो इंडियन पुलिस सर्विस से रिलेटेड नहीं है। तो संजीव रैना जी, इनका नाम याद रखिएगा, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है ITBP एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयड एडल्ट्स इन इंडिया। सो हाल ही में ICMR द्वारा एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 40 से लेके 69 एज के जो एडल्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें 4500 एडल्ट्स इंक्लूड हैं। ICMR ने ये सर्वे किया है कि 40 से लेके 69 एज के एडल्ट्स में जो हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने इस सर्वे में पाया कि मेनली 2 रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ रहा है। पहला रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दूसरा है हाई ब्लड शुगर लेवल। इस सर्वे के लिए ICMR ने WHO के जो सर्वेज़ हैं, क्वेश्चनर्स हैं, उसका भी यूज़ किया। और ये जो रिस्क है इसको इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सो इसमें वेरी लो टू लो रिस्क जो है लेस देन 10% ऑफ चांस, एंड मॉडरेट रिस्क में 10 to 20% चांस है, हाई टू वेरी हाई रिस्क में ओवर 20% चांस।
ये हम देख लेंगे पहले कि ICMR का फुल फॉर्म क्या है। ICMR का जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR का सर्वे है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो कैटेगरी डिवाइड की गई है इसमें हम देखेंगे कि अबाउट 85% ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेरी लो टू लो रिस्क कैटेगरी में है। इन कॉन्ट्रास्ट 14.5% वर एट मॉडरेट रिस्क एंड 1% वर एट हाई टू वेरी हाई रिस्क। सो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जुलाई 2024 में इंडिया बन चुका है सबसे बड़ा खरीदार। किस चीज़ का खरीदार? ऑयल का, जो वो रसिया से खरीद रहा था। इस फील्ड में किसको छोड़ा है उन्होंने पीछे? चाइना को। अभी तक चाइना रसिया से तेल खरीदने में सबसे ज़्यादा वो तेल खरीदता था, लेकिन अभी जुलाई 2024 में ये दिखा है कि इंडिया चाइना को सरपास कर दिया है और अभी इंडिया बन चुका है सबसे बड़ा खरीदार। ये बदलाव हुआ क्यों? क्योंकि चीन जो अभी तक सबसे बड़ा खरीदार था, अभी ये बदलाव क्यों हुआ कि इंडिया सबसे आगे जा चुका है? ऐसा नहीं था कि इंडिया ने ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, बल्कि चाइना ने तेल कम खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना को इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने रसिया से तेल को कम खरीदना शुरू किया। इसकी वजह से इंडिया अभी चाइना को सरपास कर दिया है। जुलाई मंथ में इंडिया ने जितना भी ऑयल इंपोर्ट किया है उसमें 44% जो ऑयल है वो रसिया से आया है। ये भी एक रिकॉर्ड है। भारत ने पर डे 2.07 मिलियन बैरल रसियन ऑयल का इंपोर्ट किया है, और दूसरी ओर जो चाइना का इंपोर्ट है वो घट के 1.76 मिलियन बैरल पर डे अभी हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे अब। हाल ही में RGIA ने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड लगातार तीसरे साल। तो हमें बस इतना याद रखना है कि लगातार तीसरे साल बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको गया है? RGIA। RGIA एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में। बस इतना ही हमें याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह को ICC के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले इस पद पे जगमोहन डालमिया, शरद पवार और N श्रीनिवासन रह चुके हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जय शाह जी को ICC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जो अभी BCCI की सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने 35 कंट्री के सिटीजन्स को श्रीलंका में विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने का परमिशन दिया है। ये पॉलिसी 1 अक्टूबर 2024 से लागू की जाएगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? ऐसा किया है क्योंकि सो दैट बाकी कंट्रीज़ से श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत हो जाए और टूरिज़्म को बढ़ावा मिल पाए। श्रीलंका ने इस न्यू पॉलिसी को अभी स्टार्ट किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही में केरल ने एक स्कीम लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है काइट GNU लिनक्स 22.04। ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे स्पेशली केरल के जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है 3 लाख कंप्यूटर पर डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना। इस स्कीम को लागू किया है केरल ने, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे, वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को लेके है। दिल्ली एयरपोर्ट बन चुका है भारत का पहला नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। तो ये मान्यता एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन के कार्यक्रम के तहत इसको मिली है, और इसका अनाउंस किया है अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है दिल्ली एयरपोर्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऐसे नेट ज़ीरो एमिशन तक रीच करने के लिए काफ़ी इम्प्लीमेंट किया था, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। तो इस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट बन चुका है पहला ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अमूल बन चुका है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड 2024 में
यह डिक्लेयर किया गया है एक ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। अमूल ने ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में 91 रैंक हासिल किया है, जिसको अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 11% का ग्रोथ हुआ है। अमूल ने 3.3 बिलियन की ब्रांड मूल्यांकन के साथ ये मान्यता हासिल की है। अब हम बात करें अमूल की, तो अमूल एक मेजर प्लेयर है इंडियाज़ डेयरी मार्केट में, जो होल्ड करता है बहुत सारे सेवरल कीज एरियाज़ में, लाइक दूध बाज़ार में 75%, मक्खन बाज़ार में 85% और पनीर बाज़ार में 65% रोल को प्ले करता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एम सुरेश जी को अपॉइंट किया गया है एज अ इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजय कुमार जी को। इसके पहले संजय कुमार चेयरमैन थे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, अभी एम सुरेश जी को अपॉइंट किया गया है। इसके पहले एम सुरेश ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर नेविगेशन सर्विसेज के मेंबर के रूप में अपनी सर्विस दी थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया जापान 2+2 समिट को लेके, जो हाल ही में अभी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जापान के काउंटर पार्ट से मुलाकात की और वहाँ पे जापान और इंडिया में के बीच जो पार्टनरशिप हुई उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू उन्होंने ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशन को लेके बात किया है और अपने संबंधों को और मजबूत करने पे फोकस किया है। ये मीटिंग तब हुआ था जब चाइना की मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इसकी वजह से एक टेंशन राइज हो रहा था। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने इस बात पे फोकस किया कि ये पार्टनरशिप इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने में रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे लियोनार्ड हाइफ्लिक, जिनका 98 की एज में अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को डेथ हो गया। और ये किस फील्ड से, हमें बस इतनी बात याद रखनी है, बायोमेडिकल रिसर्चर। ये एक बायोमेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक चेंज दिया है। उस फील्ड में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, इसके लिए हमें इनका नाम याद रखना है, लियोनार्ड हाइफ्लिक, जो बायोमेडिकल रिसर्चर थे। अभी 1 अगस्त 2024 को इनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने सोलर विलेज स्कीम लॉन्च की है। सोलर विलेज स्कीम लॉन्च करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 100 विलेज को 100% सोलर एनर्जी पावर देने की है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 100 विलेजेस में 100% सोलर एनर्जी पावर देंगे। तो सतारा ज़िला है, सतारा ज़िले का मंड्या चिवाड़ी इस स्कीम से बेनिफिट, जो सबसे पहले इस स्कीम का बेनिफिट हुआ है वो सतारा ज़िले का मंड्या चिवाड़ी है, जिसको इस स्कीम का सबसे पहला बेनिफिट हुआ है। सो ये महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। 19 अगस्त 2024 को सुंदर राजन पद्मनाभन जी का डेथ हुआ है चेन्नई में, जो 83 ईयर के थे और अभी उनका डेथ हो चुका है। हमें इनके नाम को याद रखना है कि ये किस फील्ड से थे। ही वॉज द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल, जो पैडी के नाम से भी फेमस थे। तो हाल ही में इनका 19 अगस्त को डेथ हुआ है। बस हम याद रखेंगे कि ये किस फील्ड से थे, आर्मी चीफ जनरल थे सुंदर राजन पद्मनाभन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है 19 अगस्त 2024 को ब्लू मून, जिसे सुपर मून भी कहते हैं या फिर स्टर्जन मून भी कहते हैं, वो दिखाई दिया। सुपर मून क्या होता है? जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी कक्षा में अर्थ के सबसे करीब होता है। जाहिर सी बात है, अगर मून अर्थ के सबसे करीब होगा तो वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ज़्यादा शाइनी दिखाई देगा। तो जब चंद्रमा
अर्थ के सबसे करीब होता है तो वो साइज़ में 40% बड़ा और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है, जिसे हम सुपर मून कहते हैं या फिर ब्लू मून कहते हैं। 19 अगस्त 2024 को हमें ये चीज़ देखने को मिला। अब हम अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका अर्थ है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, संसार एक परिवार है। ये समिट प्राइम मिनिस्टर के विजन्स और डेवलपमेंट को इंक्लूड करेगा, जिसमें नरेंद्र मोदी ने जितने भी डेवलपमेंट किए हैं, जो भी उनके विज़न हैं, उन सारी चीज़ों को इस समिट में इंक्लूड किया जाएगा। इस समिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को और एम्पावर करना, जिससे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो जितने सारे चैलेंजेस हैं लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, फूड, एनर्जी से संबंधित जो भी क्राइसिस हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो क्राइसिस हैं एंड जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, वो इन सारे चैलेंजेस को लेके बात कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है। तो इस समिट के हम थीम को देखेंगे। इसका थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस समिट का थीम आप याद रखेंगे। अब हम अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जिसका 10th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 12 से 25 अगस्त 2024 के बीच किया गया। इसका आयोजन श्रीलंका के एक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में किया गया था। ये आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया में पड़ता है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति का जो 10th एडिशन है, इसके बीच जो आयोजन किया गया है, ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच हो रहा है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग में मिलिट्री डॉग्स के भी इम्पोर्टेंट रोल रहे हैं। इस मिलिट्री डॉग्स को K9S भी कहा जाता है। ऐसे मिलिट्री डॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो थाईलैंड की तरफ से आया है। हाल ही में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है पायतोंगतान शिनावत्र, जो थाईलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे जा रहे हैं। इनका एज है 37। इसके पहले जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था श्रेथा थाविसिन। तो अभी उनको बर्खास्त किया गया है और उनके जगह पे पायतोंगतान शिनावत्र जी को इलेक्ट किया गया है। पायतोंगतान शिनावत्र जी का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1986 में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ठकसिन शिनावत्र की सबसे छोटी बेटी हैं। ये फ्यू थाई पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ये बिजनेस वेंचर्स, टूरिज़्म, इन सब में भी इनका काफ़ी वेरियस इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है क्रोएशिया से रिलेटेड। क्रोएशिया ने अनाउंस्ड किया है कि 1 जनवरी 2025 से क्रोएशिया में 2 मंथ्स ऑफ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट किया जाएगा। ये डिसीज़न क्रोएशिया ने यूरोप में बढ़ते टेंशन को देखते हुए, रशिया और यूक्रेन में जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन चीज़ों को देखते हुए क्रोएशिया ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में इसरो ने SSLV D3 EOS-08 मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन में एक स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसे पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन करने के लिए उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है जो पृथ्वी को ऑब्ज़र्व करेगी। इसके पहले SSLV D2 EOS-07 मिशन को लॉन्च किया गया था, जो सक्सेसफुल रही थी, और अब SSLV D3 EOS-08 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर में ही किया जाएगा और SSLV रॉकेट की जो हाइट है वो 34 मीटर है और लगभग 500 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ये भेज सकता है। इसरो इसको लॉन्च करेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अगली न्यूज़ हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे, जो एक बड़ी न्यूज़ है। इंडिया ने अपने रामसर साइट्स में 3 नए वेटलैंड्स को शामिल किया है और अब ये टोटल हो गया है 85। रामसर साइट्स की लिस्ट अब 85 इसमें वेटलैंड्स हो गए हैं। जो 3 नए वेटलैंड्स अभी हाल ही में इंडिया ने शामिल किए हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। पहला है नांजा रायड बर्ड्स सेंचुरी, दूसरा है काजू वैली बर्ड्स सेंचुरी एंड तीसरा तवा रिजर्वायर। अब एक एक को हम देखते हैं। नांजा रायड बर्ड्स सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है। 125.865 हेक्टेयर का ये एक झील है जो 191 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का आवास है। नेक्स्ट जो है वो काजू वैली बर्ड्स सेंचुरी, जिसको शामिल किया है, ये कवर करता है लगभग 5151.6 हेक्टेयर्स। ये भी तमिलनाडु में है। जो ब्रैकिस वाटर खारी जल क्षेत्र के प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनके स्थल के रूप में ये जानी जाती है और मेनली ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा जो वेटलैंड शामिल किया गया है रामसर साइट्स में वो है तवा रिजर्वायर, जो एमपी में पड़ता है। ये लगभग 20,050 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो सपोर्ट करता है फार्मिंग पावर जनरेशन को, फिश फार्मिंग को और बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए भी ये रिजर्वायर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीनों वेटलैंड का नाम आप याद रखिएगा, नांजा रायड, काजू वैली एंड तवा रिजर्वायर, जिसको अभी हाल ही में रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये अनाउंसमेंट किया है एक स्कीम को लेके 17 अगस्त को। ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लड़की बहन स्कीम। इसके थ्रू 21 से लेके 65 के बीच में जितनी वुमेन्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा और इसमें ऐसी वुमेन शामिल होंगी जिनका जो पर ईयर इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो, वो एक लो इनकम फैमिली से आती हों और 21 से लेकर 65 ईयर के बीच में हो। तो ऐसी वुमेन्स को इस स्कीम की तरफ बेनिफिट दिया जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना जो इंस्पायर है, इसके पहले मध्य प्रदेश में एक स्कीम लागू किया गया था लाडली बहन योजना करके। ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और इससे इंस्पायर होके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में इस स्कीम को लागू करने का सोचा है। इस स्कीम को अनाउंस किया गया था लगभग रक्षाबंधन के डेट के आसपास ही इसको लाया गया था। इसके थ्रू 21 से लेके 65 एज के बीच में जितनी वुमेन्स आएंगी उनको 1500 पर मंथ दिया जाएगा, जिससे उनको फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे। WHO ने हाल ही में 14 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। इन्होंने ये घोषणा एमपॉक्स के मामले में वृद्धि को देखते हुए किया है। एमपॉक्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अन्य अफ्रीकी देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक वायरल डिजीज़ है जिसे पहली बार 1958 में बंदरों में देखा गया था। इसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है और मेनली ये रोडेंट्स चूहों के माध्यम से फैलता है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इसके कुछ सिम्टम है जैसे बुखार आना और स्किन डिजीज़ हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, लिम्फ नोड्स, ऐसे सिम्टम्स हैं जो एमपॉक्स में देखे जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 7 to 14 डेज़ का होता है और जनरली ये लिक्विड के माध्यम से फैलता है, लाइक रिस्पिरेशन के थ्रू फैल सकता है और ह्यूमन फ्लूइड के माध्यम से फैल सकता है। WHO ने 2022 में भी पब्लिक इमरजेंसी को घोषित किया था। इस डिजीज़ से कुछ हद तक हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे जो भारत और इज़राइल से रिलेटेड है। भारत एंड इज़राइल ने संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में एक वाटर टेक्नोलॉजी
सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा एंड वाटर मैनेजमेंट में एक स्ट्रेंथन प्रदान करेगा। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है, जिसे भारत और इजराइल ने साथ में शुरू किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है DRDO से रिलेटेड। हाल ही में 13 अगस्त 2024 को DRDO ने एक ग्लाइड बम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस बम का नाम है गौरव। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू विमान का यूज़ करके किया गया है, जिसका नाम है Su-30 Mk1। तो जिस ग्लाइड बम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है उसका नाम है गौरव, जिसका परीक्षण किया गया है। एंड जिस फाइटर जेट के थ्रू इसका टेस्ट किया गया है उसका नाम है Su-30 Mk1। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ये न्यूज़ है विनय मोहन कात्रा, जिनको 12 अगस्त 2024 को USA में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसके पहले तरनजीत सिंह सिंधु थे। अभी विनय मोहन कात्रा इनका जगह लेंगे और ये नियुक्ति भारत US संबंधों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। विनय मोहन कात्रा के बारे में हम देखेंगे। विनय मोहन कात्रा जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं और इन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और अभी इनको अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्पीसीज़ को लेके, नील कुरिंजी, जिसे हाल ही में IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है। नील कुरिंजी एक साउथ वेस्ट इंडिया के पर्वतीय घास भूमियों में जो विशिष्ट रूप से पाई जाती है। ये एक फूलों वाली झाड़ी है और जो बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और इसे IUCN के रेड लिस्ट में हाल ही में वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है। नील कुरिंजी का जो बॉटेनिकल नेम है वो है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नील कुरिंजी बेसिकली वेस्टर्न घाट में पाई जाती है और लगभग इसकी हाइट होती है 3 मीटर तक और 3 मीटर ऊंचाई तक ये बढ़ सकती है। सी लेवल से लगभग 1340 से लेके 2600 मीटर की ऊंचाई पर ये बढ़ती है और इसका डेवलपमेंट वहाँ तक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल की, जिसका आयोजन किया गया था 10 अगस्त 2024 को। इस फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान, जो बॉलीवुड में किंग खान के नाम से फेमस हैं, उनको करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड उनको सिनेमा में और बॉलीवुड में जिस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है, अपनी इफ़ेक्टिव रोल को दिखाया है, उसके लिए उनको ये करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेरिस ओलंपिक्स 2024 को लेके। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 6 मेडल को जीता है, जिसमें से 1 सिल्वर मेडल है एंड 5 ब्रोंज़ मेडल है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की तुलना में ये मेडल कम है, क्योंकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स को जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड भी शामिल था। अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कुल 6 पदक जीते हैं, 6 मेडल्स है, जिसमें 1 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज़ मेडल शामिल हैं। बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ने ओलंपिक की मेज़बानी तीसरी बार की है 2024 में। इसके पहले पेरिस ने 1900 में मेज़बानी की थी एंड 1924 में किया था। अब 2024 में पेरिस ने ओलंपिक की मेज़बानी की है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, IIT गांधीनगर ने एंड IIT इंदौर ने लॉन्च किया है सी नर्मदा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नर्मदा नदी और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनका स्टडी करना एंड नर्मदा नदी के जो इकोसिस्टम है उनके बारे में स्टडी करना,
ये पता लगाना कि नदी को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं, इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए आईआईटी गांधीनगर ने, आईआईटी इंदौर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सी नर्मदा नदी, आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 के बारे में। 10 अगस्त 2024 को इंडियन एयरफोर्स टीम एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस इंडिया आई है। ये अभ्यास 5 से 9 अगस्त 5 to 9 अगस्त 2024 को क्वांटन, मलेशिया के क्वांटन में हुआ था, जिसमें रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ मिलकर काम किया गया था। एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 का जो ऑब्जेक्टिव था वो दोनों एयरफोर्स के बीच में सहयोग बढ़ाना था, आईएएफ एंड आरएमएएफ के बीच। ये एक दूसरे के एक्सपीरियंस को साझा करना, उससे कुछ लर्न करना और आपस में सहयोग करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। RAMF रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इसका पूरा नाम है, एंड IAF इंडियन एयरफोर्स। इन दोनों एयरफोर्स के बीच में ये एक टीम वर्क था। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे, जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल इसका जो थीम था, ये चीज़ आपको याद रखना है, फॉर 2024 इंटरनेशनल यूथ डे का जो थीम था वो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस साल का थीम ये था जो आपको याद रखना है। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। इस डेट को भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो रवांडा से रिलेटेड है। हाल ही में 11 अगस्त 2024 को रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% से ज़्यादा वोटों के साथ इलेक्शन को जीत लिया है और अभी वो अपने चौथे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। ये समारोह रवांडा की जो कैपिटल है किगाली, वहाँ पे एक स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के जो अफ्रीकी देश हैं और बहुत सारे लीडर्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, जहाँ पे कागामे जो राष्ट्रपति के रूप में अभी जीते हैं, उन्होंने स्पीच दिया है और जहाँ पे उन्होंने पीस एंड यूनिटी को लेके बात करी है। रवांडा में पीस एंड यूनिटी लेके आएंगे, इस चीज़ को लेके उन्होंने स्पीच दिया। और आप इनका नाम याद रखिएगा, पॉल कागामे। और उनका कार्यकाल ये कौन सा है? 4th, चौथे कार्यकाल की शुरुआत अभी करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बैंकिंग से रिलेटेड है। हाल ही में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जी ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये बैंकिंग लॉज को लेके एक अमेंडमेंट बिल है जिसको लाया गया है इस पर्पस से कि कस्टमर्स को और ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। और इसको पंकज चौधरी जी ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड, जिसका एक न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। हाल ही में 9 अगस्त 2024 को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने इसे अप्रूव किया है एंड इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस स्कीम के थ्रू 10 मिलियन शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास दिया जा सके, स्पेशली उन लोगों को जिनकी इनकम बहुत कम है, और ऐसे होम्स उनको प्रोवाइड किया जा सके जिससे उनकी लिविंगहुड अच्छी हो सके एंड ऐसा होम हो जो वेदर रेजिस्टेंट हो और उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ हो। अब बात करें पीएम आवास योजना की, तो ये सेकंड वर्जन था। इसके पहले 2015 में एक स्कीम आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य 2022 तक के सभी लोगों के लिए सस्ते आवास को सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का जो सेकंड वर्जन है, इसके लिए ऐसे लोग एलिजिबल हैं जिनके पास EWS सर्टिफिकेट हो, LIG सर्टिफिकेट हो, या फिर इसके अलावा उनका कहीं भी कंट्री में परमानेंट हाउस नहीं होना चाहिए।
अगर इतना है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उड़ीसा से रिलेटेड है। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने 8 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है फर्स्ट ग्रेन एटीएम अंडर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करेगा। ये उड़ीसा का फर्स्ट ग्रेन एटीएम है। ये न्यू टेक्निक है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करेगा एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के अंदर इसे लॉन्च किया गया है, जो फूड सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। हम बात करें ग्रेन एटीएम का, तो ग्रेन एटीएम एक ऑटोमेटेड मशीन होता है जो पीपल्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है ग्रेन को और हंगर को रिड्यूस करता है। बहुत सारी सेवरल कंट्रीज़ में इसका यूज़ होता है इंक्लूडिंग इंडिया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल गेट एसेंशियल फूड सप्लाईज फॉर एफिशिएंटली। अब हम अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में इंडियन आर्मी ने लद्दाख क्षेत्र में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है पर्वत प्रहार। इसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है लद्दाख क्षेत्र में, जो भारत चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये अभ्यास इसके लिए किया जा रहा है ताकि सैनिक ऊंचाई पर युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, जिसमें पूर्वी लद्दाख शामिल है जिसकी पहाड़ी बहुत कठिन होती है एंड टेरेंस में लड़ाई करना भी इसमें शामिल किया गया है। चाइना के साथ तनाव को देखते हुए पर्वत प्रहार भारत की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल है जिसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूजन को बढ़ाया गया है। मतलब जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है उस पर गवर्नमेंट के मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज़्यादा रहेगा। अगर हम वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें कि वक्फ प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स है जो एक चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती हैं गॉड के नाम पे। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, जो पब्लिकली सपोर्ट करती हैं उनके पब्लिक गुड के लिए एंड इसमें इंक्लूड होती हैं जैसे स्कूल्स हो गया, ग्रेव यार्ड्स हो गया, मॉस्क्यू एंड शेल्टर्स हो गया। ऐसी सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो वक्फ के रूप में डिक्लेयर की जाती हैं और एक बार अगर वक्फ के रूप में कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसे ट्रांसफर्ड एंड सोल्ड नहीं किया जाता। इस बात को कम्युनिटी हमेशा याद रखती है। और भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे इसके डिस्प्यूट्स को लेके, डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा, इसके डिक्लेरेशंस को लेके, वक्फ प्रॉपर्टीज़ वैलिडिटी को लेके, तो ये सारे अमेंडमेंट है जो आप देख सकते हैं। एक बात और, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 को लेके एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में। अगर और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2024, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है और ये एक न्यू अवार्ड स्कीम है जिसे 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो कैटेगरी है विज्ञान रत्न, सेकंड विज्ञान श्री, थर्ड विज्ञान युवा एंड फोर्थ विज्ञान टीम अवार्ड। ये 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड डिवाइड किए गए हैं और ये अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा। इससे जनवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा थोड़ा हम इन अवार्ड्स को देख लेते हैं। जो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए दिया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसने लाइफ टाइम एक अचीवमेंट लिया हो, हासिल किया हो, उनके लिए अवार्ड रहेगा। सेकंड जो विज्ञान श्री अवार्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड्स में अपना वेरियस कंट्रीब्यूशन दिया है, उन लोगों के लिए है। थर्ड जो अवार्ड है विज्ञान युवा, ये एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा। लास्ट है विज्ञान टीम अवार्ड, जो एक टीम अवार्ड है जिसमें 3 और मोर इन्वोटर्स शामिल होंगे और उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल 2024 को लेके, जैसे हाल ही में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रपोज किया है। इसको ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 भी कहा जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस बिल को लाने का वो ये है कि ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट शेयर किए जाते हैं जो एक कंसर्न क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट करते हैं। इसके लिए ये बिल पास किया गया है सो दैट हम न्यूज़ क्रिएटर्स पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन ला सकें और उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ पे रोक लगा सकें जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहम्मद यूनुस की, जिनको हाल ही में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट शेख हसीना के रिज़ाइन के बाद किया गया है और इसकी सूचना हमें मिली है प्रमुख वॉकर उस जमान से, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। उन्होंने इस बात की सूचना हमें दी है। अभी बांग्लादेश में जॉब कोटास को लेके जो अशांति फैली हुई थी, ये उससे रिलेटेड है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो स्ट्रीकर एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश की असेंबली में पास किया गया है। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट को पास किया गया, जिसमें 2021 के लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। ऐसे कानून पास किए जाते हैं स्पेशली लव जिहाद की समस्याओं को लेके, और जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन है उनको लेके जो भी समस्याएं हो रही हैं, इसके लिए ऐसे कानून पास किए जाते हैं। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जेल की सज़ा 1 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है और मैक्सिमम जो सज़ा है वो 10 वर्ष तक बताई गई है। फाइन्स जो अभी तक 15,000 था वो अब 50,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो माइनर्स के साथ, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं, उन अगर वो अपराध होंगे तो 5 से 14 वर्षों तक की सज़ा है और 1 लाख का जुर्माना है। मास कन्वर्जन जो होता है, सामूहिक धर्मांतरण, ऐसे अपराध होंगे तो 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक की सज़ा और उसके साथ 1 लाख जुर्माना। और ऐसे अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ और पनिशमेंट को लाया गया है। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हिस्टोरिक 100 मीटर फाइनल में यूएस इंस्पेक्टर नोआ लाइल्स ने एक ड्रामेटिक फ़ोटो फिनिश बीटिंग में गोल्ड जीता है, जिन्होंने जमैका के किशन थॉम्सन को हराया है केवल 0.005 सेकेंड से। ये एक ऐतिहासिक जीत है जिसमें सभी 8 धावक ने 10 सेकेंड से कम समय में दौड़ पूरी की थी। तो हमें ये नाम याद रखना है, नोआ लाइल्स, जिन्होंने गोल्ड जीता है इस रेस में। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, जिसे सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की थी फिजी में, और फिजी और इंडिया के मजबूत साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था ये। वहीं पे इनको फिजी की तरफ से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड आपको याद रखना है और किसको सम्मानित किया गया था इस चीज़ को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। इंडियन एयरफोर्स अप्रूव्स प्रोडक्शन ऑफ अस्ट्रा मार्क फर्स्ट मिसाइल। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 अस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलों को निर्माण करने की स्वीकृति दी थी। ये निर्णय लिया गया था मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा, जो इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ हैं, और ये निर्णय डीआरडीओ की यात्रा के दौरान
हैदराबाद में लिया गया था। अगर हम बात करें अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की, तो ये भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल है जो 110 किलोमीटर दूर तक और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को मार सकती है। एंड DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल भारतीय निर्मित रडार सीकर्स और उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियाँ हैं जो भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं। इसके अलावा ये विभिन्न विमानों के साथ भी काम करती हैं, जिसमें Su-30 MKI शामिल हैं। इनकी पहली सफल परीक्षण उड़ान मई 2014 में की गई थी। अब हम बात करेंगे तरंग शक्ति 2024 की। तरंग शक्ति 2024 जिसका आयोजन अगस्त और सितंबर 2024 में किया जाएगा, जिसकी मेजबानी इंडियन एयरफोर्स करेगा। इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया के बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिफेंस रिलेशनशिप को और मिलिट्री पार्टिसिपेंट्स को दिखाएगा। ये जो अभ्यास है ये 2 स्टेप में आयोजित किया जाएगा। जो पहला चरण इसका रहेगा 6 से 14 अगस्त 2024 जो तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा। जो सेकंड है वो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। इंडियन एयरफोर्स इसकी मेजबानी करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे UPSC की चेयरपर्सन के बारे में। 1 अगस्त 2024 को प्रीति सूदन भारत में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका शुरू करेंगी। इसके पहले मनोज सोनी थी, जो मनोज सोनी ने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन दिया। इसके बाद प्रीति सूदन को अपॉइंट किया गया है। अप्रैल 2025 तक ये इस पद पर बनी रहेंगी जब तक वो 65 वर्ष की नहीं हो जाती। प्रीति सूदन UPSC की न्यू चेयरपर्सन, ये याद रखिएगा आप। अगली जो न्यूज़ है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सॉरी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक वायरस को लेके है, जो है ओरोपाउची वायरस। ये एक वायरस है जिससे 8000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1 अगस्त 2024 को साउथ अमेरिका में ओरोपाउची वायरस के 8000 से भी अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं और अब ये वायरस अमेरिका और यूरोप में भी फैल गया है इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रैवल के कारण। ये जो डिज़ीज़ है मेनली मिडजिस के काटने से फैलता है और ये भी कहा गया है कि कुछ मच्छर भी इसे फैला सकते हैं। इसे पहली बार 1955 में ट्रिनिदाद और टोबैको में पहचाना गया था। ओरोपाउची वायरस को स्लॉथ बुखार भी कहा जाता है। स्लॉथ बुखार, स्लॉथ फीवर। अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें फ़ीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन, नोसिया पेन, बिहाइंड द आइज़ एंड रैशेस, आई में रैशेस पड़ सकते हैं, रेडनेस आ सकती हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 और PM मोदी की जो इनिशिएटिव्स हैं इस पे हम ध्यान देंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 800 एक्सपर्ट्स होंगे और जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एडवांस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से के अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे आएंगे और डिस्कशन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पालघर में वधवन में इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें जो राशि तय की गई है अप्रॉक्सीमेटली 76,000 करोड़ है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भारत में बिजनेस को लेके एंड इंटरनेशनल शिपिंग में अपने बिजनेस को बढ़ाना है एंड कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक मेजर इवेंट है फिनटेक इनोवेशन को लेके, जिसमें 250 स्पीकर्स शामिल होंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, लाइक डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में इनका मेनली फोकस रहेगा। तो ये बात हो गई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को लेके।
अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, दैट इज़ अबाउट टू बी श्रीनिवासन, जो अपॉइंट किए गए हैं न्यू एनएसजी डायरेक्टर जनरल के रूप में। सो बी श्रीनिवासन जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। अभी ये नलिन प्रभात जी की जगह लेंगे। नलिन प्रभात को अब जम्मू एंड कश्मीर में रीअसाइन किया गया है। श्रीनिवासन जी 31 अगस्त 2027 तक एनएसजी का नेतृत्व करेंगे। अगर श्रीनिवासन जी की बात करें तो बिहार से 1992 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है एक सोशल मीडिया पॉलिसी। इस सोशल मीडिया पॉलिसी के थ्रू जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ये काम करेगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं ट्विटर पे, सोशल्स पे, यूट्यूब पे, वो अगर गवर्नमेंट की स्कीम को, गवर्नमेंट की विजिबिलिटी को पॉजिटिवली, उनके सारे प्रोजेक्ट्स को अपने कंटेंट के थ्रू दिखाएंगे तो उनको इससे अर्निंग होगी। अगर ट्विटर पे वो पोस्ट करते हैं ऐसा कुछ भी, तो उनको 5 लाख या उससे ज़्यादा इनकम मिल सकता है। और जो यूट्यूब पे अगर ऐसे कंटेंट को पोस्ट करेंगे तो उनको 8 लाख या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा उनके फॉलोअर्स पे और उनके कंटेंट पे, उनका कंटेंट कैसा है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम कम या ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की विजिबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। फ़िलहाल इसको अभी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने प्लान किया है इंक्लूड करने का ह्यूमनवॉइड रोबोट व्योमित्रा को गगनयान मिशन में। गगनयान मिशन 2025 में इसरो ने ये प्लान किया है कि वो ह्यूमनवॉइड रोबोट जो व्योमित्रा है उसको इंक्लूड करेंगे, जिसका एम होगा असिस्टिंग विद टास्क, अंतरिक्ष के जो कार्य होंगे उनमें हेल्प करना, और जो डेटा होंगे स्पेस के उनको इकट्ठा करना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट। हम बात करें व्योमित्रा रोबोट की, तो ये एक आधा मानव जैसा रोबोट है जिसमें हाथ, चेहरा और एक हिलने वाली गर्दन है। और ये रोबोट ऑपरेट करता है स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल को एंड सिस्टम को मॉनिटर कर सकता है। अर्थ का जो अर्थ के मिशन को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ से कम्युनिकेट कर सकता है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटी है व्योमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट की। तो इसरो ने इसे अपने गगनयान मिशन में शामिल करने की बात की है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। अब इस स्कीम की हम बात करें कि इस स्कीम में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, तो पहले हम बात करेंगे कि जो कमज़ोर परिवार हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है, जिनमें सहायता के लिए हर साल हिमाचल गवर्नमेंट 53.21 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस स्कीम में कौन कौन से लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी उसको हम देखते हैं। स्कीम का लाभ विधवाओं को मिलेगा, जो निराधार महिलाएं हैं, मतलब तलाकशुदा महिला हैं या फिर विकलांग माता पिता हैं, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। स्कीम के थ्रू जो फैमिलीज़ हैं जिनमें 18th ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हर महीने 1000 रुपये भी मिलेगी, जिससे वो एजुकेशन उनका इम्प्रूव हो सके, हेल्थ के लिए वो यूज़ कर सकें, और या न्यूट्रिशन के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 1000 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको मिलेगा। और अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहें तो उसके लिए अलग से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। स्कीम का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जिसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने लागू किया है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे जो टेलीग्राम से रिलेटेड है। टेलीग्राम के सीईओ जो पावेल दुरोव हैं उनको अरेस्ट किया गया है। पावेल दुरोव को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टेलीग्राम हैं जो जिनको अरेस्ट किया गया है पेरिस के लो बॉर्जेट एयरपोर्ट पर। उनको अरेस्ट क्यों किया गया है? उनके ऊपर गंभीर आरोप है कि टेलीग्राम ने ड्रग्स का बिजनेस किया है, साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराध को बढ़ावा दिया है। एंड फ्रांसीसी सरकार की ये चिंता है कि टेलीग्राम की इन गतिविधियों को रोकने और इनको कंट्रोल करने में टेलीग्राम ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। जांच किया गया तो पाया गया टेलीग्राम की प्राइवेसी और सुरक्षा फीचर्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एंड ऐसा पाया गया कि टेलीग्राम ने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को अलाउ करके रखा है। इन सारी चिंताओं को देखते हुए टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव को अरेस्ट किया गया है। कहाँ से किया गया? ले बॉर्जेट एयरपोर्ट से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, विज्ञान धारा साइंस स्कीम्स। विज्ञान धारा साइंस स्कीम्स को यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रेंथन करना है इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सिस्टम को, इकोसिस्टम को एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इसको लाया गया है। विज्ञान धारा की बात करें तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये सारे कंटेंट को विज्ञान धारा इंक्लूड करता है। इसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है अप्रॉक्सीमेटली 10,579.84 करोड़ टू इंश्योर इफेक्टिव फंड यूजेस एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सब स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने एक और स्कीम को लॉन्च किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयज़। इंडियन गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट करेगी, जिसे ऑलरेडी यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है। बात करें एनपीएस की तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में, जो ओपीएस को रिप्लेस किया था। इट इज़ अ नॉन गारंटीड पेंशन सिस्टम। और अगर हम बात करें यूपीएस की तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। यूपीएस मर्ज करता है वेरियस पेंशन स्कीम्स को इनटू वन यूनिफाइड सिस्टम, जो आधार कार्ड से लिंक किया जाता है एंड कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज़ को एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को टू इंश्योर ब्रॉडर कवरेज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया यूक्रेन से रिलेटेड। हाल ही में इंडिया एंड यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। जो एग्रीमेंट है वो डिफेंस, ट्रेड, मेडिसिन, ग्रीन एनर्जी एंड एजुकेशन के सेक्टर में इनके कोऑपरेशन को इन्हेंस करता है, जो आपस में इनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाता है और इनके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इस बिलेटरल टॉक्स में बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, जैसे डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, सेक्टरल एग्रीमेंट्स को लेके, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म को लेके। इन सारी चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच में आपस में बातचीत हुई है। अब हम बात करेंगे नेशनल स्पेस डे, जिसको सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 23, 2024 में। चंद्रयान 3 के मून लैंडिंग सक्सेसफुल होने के बाद से ही ये उसके एनिवर्सरी के रूप में ये डे मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे, हर साल 23 अगस्त को 23 अगस्त को ये मनाया गया। नेक्स्ट अगेन एक हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश ने असेंबली में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जो मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 से रिलेटेड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला एक बिल पारित किया है। ये बिल अपडेट करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम को अपडेट करता है।
ये बिल बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जिससे अर्ली मैरिजेस से विमेंस में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उन्हें जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए एंड उनके एजुकेशन करियर के प्रोस्पेक्टिव से इस बिल को लाया गया है, ताकि इस फील्ड में वो अपने आप को और ज़्यादा प्रूव कर सके। इस बिल को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर एंड इंडिया के प्रेसिडेंट दोनों की परमिशन की आवश्यकता है। सो फाइनली अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने इस सेशन में डिस्कस किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको बेनिफिशियल लगा होगा। एंड अगर आप पिछले मंथ्स के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंथ में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।